हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टियर 1 का एग्ज़ाम हो चाहे वो टियर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और अलजेब्रा टॉपिक में आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैं सर्कल्स पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उसे पार्ट वाइज लेकर के आई हूँ, जिसमें हर एक पार्ट में एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कंसेप्ट क्लियर कराते हुए सभी क्वेश्चंस का जो भी शॉर्ट फॉर्मूला बनता है उसमें अप्लाई करने के लिए वो सारे शॉर्ट फॉर्मूले आपके सामने क्रिएट करके उन सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्मूले के साथ भी मैंने सॉल्व किया है। और ये जो जितने मैं पार्ट लेकर के आई हूँ 1 से 12 पार्ट तक सारे पार्ट हैं, और हर एक पार्ट जैसे चैप्टर होते हैं एक के बाद दूसरा चैप्टर जो एक दूसरे से रिलेट भी करता है और इजी टू मॉडरेट लेवल में चलता है, उसी तरीके से मैं हर एक पार्ट आपको एक्सप्लेन की हूँ। तो जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो फर्स्ट पार्ट से आखिरी पार्ट तक जब वो हर एक पार्ट को समझ लेगा, उसमें एक्सप्लेनेशन भी समझ लेगा, सारे क्वेश्चंस भी समझ लेगा और शॉर्ट फॉर्मूले भी सारे कैसे क्रिएट हुए हैं और शॉर्ट फॉर्मूले को भी अच्छे से जान लेगा, तो मैं समझती हूँ कोई बिगनर भी होगा तो उसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इधर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस पर बेस्ड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे मैं आखिरी आज पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें कि ये जितने शेडेड रीजन्स आप देख रहे हैं इसकी एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए वो तरीका बताऊँगी। तो कंसेप्ट क्लियर कराते हुए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये आखिरी पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको शेडेड रीजन की एरिया बतानी है कि क्या होगी, जबकि आपको 4 इक्वल रेडियस के सर्कल्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो देखिए शेडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप फिगर को देखते हुए समझ गए होंगे कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसकी एरिया में से माइनस कर दूं ये जो सर्कल का सेक्टर है जो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल ABCD की एरिया में से ये सर्कल का इस सेक्टर, ये चारों सेक्टर की एरिया को कर दूं माइनस, तो जो बची हुई एरिया मिलेगी वही इस शेडेड रीजन की एरिया होगी। ये तो क्वेश्चन देख के क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्कल का रेडियस दे के रखा है और ये बताया गया है कि ये चारों सर्कल्स यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे पास जब क्वाड्रिलेटरल की साइड नहीं है तो मैं क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगी। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये चारों सर्कल के सेंटर पर, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टेक्स है ये चारों सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, और ये जो चारों सर्कल्स हैं ये चारों सर्कल्स कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो ऐसे में अगर मैं दोनों सर्कल के सेंटर पे ऐसे ये लाइन सेगमेंट खींचूं तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों सर्कल के टच पॉइंट से होते हुए ही जाएगा। ऐसे तो मैंने इस पॉइंट को कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार दो सर्कल्स, चाहे वो इक्वल हों चाहे इक्वल नहीं हों, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो ऐसे में इन दो सर्कल्स के सेंटर पे मैं जब लाइन सेगमेंट खींचती हूँ तो ये इस टच पॉइंट से होते हुए ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि किसी के मन में कोई डाउट ना हो, और अगर कोई अभी मेरा वीडियो देख रहा हो, पूरी सीरीज़ ना देखा हुआ हो, तो उसे ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। देखिए काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैं हर एक पॉइंट बता रही हूँ और फिर मैं वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दूँगी। आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत ईजिली काम कर लेंगे, आप सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
आपको कंसेप्ट समझने में समय लग सकता है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको जो फ़ायदा है इसका एग्ज़ाम टाइम में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो टच पॉइंट है दोनों सर्कल का, इस दोनों सर्कल के इस टच पॉइंट पे मैं जब ये ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो आप जान रहे हैं कि इस लाइन को आप कॉमन टेंजेंट कहते हैं। इन दोनों सर्कल के इस टच पॉइंट से मैं जब इस प्रकार ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये जो लाइन है ये कॉमन टेंजेंट होती है दोनों सर्कल पे। और आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल का टेंजेंट, किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, तो इस टेंजेंट के ये जो टच पॉइंट है, इस सर्कल के सेंटर पर से जब उस टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींची जाती है, जो कि इस सर्कल का रेडियस ही होता है, वो होता है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार ये ए पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है और सेंटर पर से जब मैं इस टच पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो क्योंकि ये टच पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ही बनेगा, इस वजह से ये लेंथ तो होगी सर्कल का रेडियस, और ये जो रेडियस है, ये पर्टिकुलर रेडियस, ये इस टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। ठीक इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि बी पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है। अब इससे जब मैं इस टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये भी इस सर्कल का रेडियस होगा, और ये जो पर्टिकुलर रेडियस है जो सर्कल के सेंटर पर से इस टच पॉइंट तक आया है, ये रेडियस इस टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री, मीन्स ये कंप्लीट कितने एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। आपको पता होगा कि अगर मैं एक पॉइंट लूँ, इधर से और इधर से मिला करके ये 180 डिग्री का एंगल मिल जाए, तो इसका मतलब कि ये एक कंप्लीट क्या है, एक कंप्लीट लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है। क्योंकि कोई भी लाइन हो तो उस लाइन के एक पॉइंट, अगर लाइन का एक पॉइंट मैं लेती हूँ तो उसके एक तरफ जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ये सब लोग स्कूल में अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी दो सर्कल चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ऐसे में दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाऊंगी मैं इस तरह, मतलब दोनों सर्कल के सेंटर पर से मैं इस तरीके से लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों सर्कल के टच पॉइंट से होते हुए ही जाएगा। अब ये फिक्स है कि मैं ए पॉइंट से ये दोनों सर्कल के टच पॉइंट और टच पॉइंट से आगे लेकर के ये बी पॉइंट तक लेके जाऊंगी ये लाइन सेगमेंट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिलेगा और इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी 2r, क्योंकि ए से टच पॉइंट तक की लेंथ r और टच पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ भी r, तो मिला के हो गई 2r। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल की एक साइड पता चल चुकी है, और क्योंकि चारों सर्कल्स के रेडियस आपस में इक्वल है और सिचुएशन भी हर दो सर्कल्स की एक साथ ऐसे ही बन रही है कि यहाँ पे दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ऐसे में ये लेंथ भी आपको 2r मिलेगी, और इसी तरीके से ये दो सर्कल्स भी एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ये लेंथ भी आपको 2r मिलेगी और ये लेंथ भी आपको मिलेगी 2r। तो इसका मतलब ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये सभी साइड्स आपस में आपको इक्वल मिलने की वजह से ये रोम्बस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर ये रोम्बस दिखाई दे रहा है तो ये अपने आप में पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी भी रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड AB है ये इक्वल और पैरेलल होगा BC के। अच्छा, आपको पता होगा कि चाहे आप रोम्बस लीजिए, चाहे रेक्टेंगल लीजिए और चाहे आप स्क्वायर लीजिए, ये सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसमें कि चार साइड्स इक्वल हो तो हम सीधे सीधे उसे कह देते हैं कि वो रोम्बस है। और अगर यहाँ पे रोम्बस के ये सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल मिल जाएं, मीन्स ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के मिल जाएं, तो ऐसे में ये रोम्बस का एक पार्ट आपको मिलेगा स्क्वायर। तो ये कंडीशन होती है तो ये स्क्वायर बन जाता है। तो क्योंकि
मैं कंसेप्ट क्लियर जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि यहाँ स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल में तो आप जानिए कि यहाँ पे ये जो ABCD है ये रोम्बस के रूप में मिला है, और रोम्बस अपने आप में पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे AB इक्वल और पैरेलल होगा DC के, और AD BC के इक्वल तो है ही, वैसे तो सभी आपस में इक्वल हैं, बट यहाँ पैरेलल की भी कंडीशन फॉलो हो रही है। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर मैं D पॉइंट, ये जो D पॉइंट देख रहे हैं, इस D पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लूँ, मीन्स R ये डिस्टेंस ले लूँ, और ये C पॉइंट से भी फिक्स डिस्टेंस ये R ले लूँ, तो ये जो आपको R डिस्टेंस पे ये जो दोनों सर्कल के टच पॉइंट हैं, यहाँ पे मैं मिला दूँ और एक लाइन सेगमेंट खींचूँ इस तरीके से। तो ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा वो AB और DC के पैरेलल ही होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे ये जो BC और AD है, ये एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल तो मिल ही रहे हैं, और जब ये एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी आपको ये जो यहाँ पे टेंजेंट मिल रहा है ये भी आपको DC के इक्वल और पैरेलल मिलेगा, और AB के भी इक्वल और पैरेलल मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी अपने आप में पैरेललोग्राम हो गया। मतलब ये जो दो क्वाड्रिलेटरल अब जो मिल रहे हैं, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम हो गए। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो आपको टेंजेंट मिला है, ये जो टेंजेंट के रूप में मिला है, ये इस रेडियस पे, ये है इस पे रेडियस पे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो आपको अब ABCD स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अब इससे क्लियर हो चुका है कि ये जो ABCD है ये स्क्वायर है, और इसके अंदर अब स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पे ये जो AB की लेंथ है जो कि 2R के इक्वल है, तो इस तरीके से ये जो सभी साइड, एक बार मैं क्लियर दिखा दूं, ये जो आपको सभी साइड्स मिली हैं 2R की लेंथ वाली, और साथ में ये यहाँ पे सभी एंगल्स भी 90 डिग्री के मिले हैं। तो इस स्क्वायर की एरिया आपको क्या मिल गई, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर की एरिया, जो कि होगी 2R का होल स्क्वायर। ठीक, जिसे हम कह सकते हैं 4R स्क्वायर। और इसमें से माइनस करना है ये जो सर्कल का ये सेक्टर है, इसकी एरिया को, जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ये सेक्टर्स, ये जो चारों सेक्टर्स हैं सर्कल के, इसकी एरिया को माइनस कर देंगे तो मुझे यहाँ पे शेडेड रीजन की एरिया मिल जाएगी। अब ये चारों सर्कल्स के सेक्टर्स, इसकी एरिया कैसे निकलेगी, आप देख पा रहे हैं कि ये जो चारों सर्कल्स हैं ये इक्वल रेडियस के हैं, RR रेडियस के ये हैं, और ऐसे में यहाँ पे सभी सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये आप जानते होंगे कि किसी भी सर्कल जो कि ये इक्वल रेडियस होगा ही होगा, मतलब एक ही सर्कल है तो ये सभी रेडियस आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे चारों तरफ अगर मिला करके एंगल, यहाँ पे सेंटर के चारों तरफ एंगल मिला करके आपको 360 डिग्री मिलता है। तो ऐसे में ये पूरे सर्कल की जो एरिया होती है वो आपको क्या मिलती है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी एंगल्स मिला के मिले हैं मुझे 360 डिग्री, इसी वजह से यहाँ पे चारों सेक्टर्स की एरिया मिला करके हो गई एक सर्कल की एरिया, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। तो बस मैं 4R स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूँगी, मुझे R स्क्वायर इन द ब्रैकेट 4 माइनस पाई ये मिल जाएगा। बस यही इसके शेडेड रीजन की एरिया हो गई है।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। देखिए एग्ज़ाम टाइम में तो सही है कि आप देख कर के जस्ट आपको कंसेप्ट वाइज सब चीज़ें पता है, क्योंकि देखिए आपको कंसेप्ट अगर पता है और आप प्रैक्टिस आपने अच्छी रखी है तो जस्ट क्वेश्चन देख के ही आप जान जाएंगे कि यहाँ स्क्वायर बना है। सिर्फ ऐसे देखने के अंदाजे वाले हिसाब से नहीं कह रही हूँ, लॉजिकल तरीके से आप जान जाएंगे कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे चारों सर्कल्स के रेडियस इक्वल हैं और ऐसे में यहाँ स्क्वायर बन रहा है तो 90 डिग्री होंगे ही। तो ऐसे में मैं यहाँ पे और साथ में ये चारों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो स्क्वायर की लेंथ होगी वो होगी 2r के इक्वल, क्योंकि ये जो AB ये जो स्क्वायर की साइड है ये यहाँ पे इसके जो टच पॉइंट है उससे होते हुए जा रही है। तो ऐसे में ये सभी साइड्स आपको 2r के इक्वल मिल जाती है, जो कि रेडियस की जो लेंथ दी हुई है उसकी डबल हो जाती है। और ऐसे में आपको यहाँ पे जो स्क्वायर की एरिया मीन्स 4r स्क्वायर वहाँ से माइनस कर देना चाहिए। ये जो यहाँ पे क्वार्टर सब सेक्टर मिल रहा है, ये सभी चारों जो सेक्टर्स मिल रहे हैं उसकी एरिया को माइनस करना चाहिए 4r स्क्वायर में से। और ये जो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो मीन्स 360 डिग्री होगा कुल मिला के, और ये सर्कल की एरिया के बराबर होगा जो कि πr स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया, इतना टाइम लिया, और अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको इतना भी समय नहीं लगेगा। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट सारे समझ में आए। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अब आप जब कंसेप्ट समझ चुके हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक काम करिए, आप मेरे साथ इसे सॉल्व कीजिए और आप हर एक जो बारीक पॉइंट है वहाँ पे भी अगर आपको अब भी डाउट लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। आपको 3 सर्कल्स दिया हुआ है जो कि इक्वल रेडियस का है, और ये जो तीनों सर्कल्स हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और ये जो तीनों सर्कल्स के सेंटर हैं ये A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पे बन रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया क्या होगी। तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में मैं माइनस कर दूं इस सर्कल के सेक्टर की एरिया, इस सर्कल के सेक्टर की एरिया और इस सर्कल के सेक्टर की एरिया, तो जो बचा हुआ मुझे एरिया मिलेगा वो यही शेडेड रीजन की एरिया होगी। ये सबको क्लियर समझ में आ रहा है। अब आपको क्योंकि कंसेप्ट अब क्लियर है कि दो सर्कल्स जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो मैं दोनों सर्कल के सेंटर पर एक लाइन सेगमेंट खींचूं तो वो इन दोनों के जो सर्कल के जो टच पॉइंट है उससे होते हुए जाते हैं। तो ऐसे में ये जो लाइन सेगमेंट ए भी मुझे मिलेगा ये 2r के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r, तो ये कंप्लीट ए बी लेंथ क्या हो गई 2r। और इसी प्रकार आपको BC और AC ये सभी लेंथ 2r के इक्वल मिलेगी। और इस प्रकार आपको ये जो ट्रायंगल है ये मिलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में। और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और आप जान रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया बहुत सिंपल है निकालना, बस होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब 2r, तो मतलब 2r का होल स्क्वायर मीन्स 4 × r स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, आपको मिला √3r स्क्वायर, ठीक। तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया हो गई। अब इसमें से ये जो सेक्टर है सर्कल के इसकी एरिया माइनस करनी है। अब क्योंकि ये जो सेक्टर देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये जो तीनों सेक्टर्स हैं इनका रेडियस भी आपस में इक्वल है, तो ये तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं। तो 60 + 60 + 60 क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि r रेडियस का ये आपको जो एरिया मिलेगी ये आपको सेमी सर्कल की एरिया के इक्वल होगी, ठीक है। सेंटर पर से ये 180 डिग्री का एंगल बना, ये सेमी सर्कल की एरिया होगी। और सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है πr² / 2।
तो बस आप यही कर देंगे। आप ट्रायंगल की एरिया जो कि √3r² है उसमें से माइनस कर देंगे πr²/2। r² कॉमन ले लेंगे, √3 - π/2 ये आपको मिल जाएगी इस शेडेड रीजन की एरिया। तो सिंपल था, इजीली निकल गया, बिल्कुल टफ नहीं है। और अब मैं समझ रही हूँ कि आपको इसकी वैल्यू शेडेड रीजन की एरिया निकालने में पहले से जो स्क्वायर टाइम पे शेडेड रीजन था उसके कंपेरिजन में कम समय लगा है, और यही अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो और कम समय लगेगा और आप फिर सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लेंगे। आपको शेडेड रीजन की एरिया बतानी है कि क्या होगा, और आपको यहाँ सर्कल का सेंटर ओ के रूप में दिया हुआ है और यहाँ एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। आप जान रहे हैं कि सर्कल का सेंटर जब O है तो OB, OC, OF, OA, OD और OE ये सर्कल का रेडियस होगा जो आपस में इक्वल होगा। सबको क्लियर है? और आप ये भी जान रहे हैं कि जब मैं OB और OC में ये B पॉइंट से C पे एक लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उसको डिनोट करने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो इस साइड को डिनोट करता है ये एंगल और इस साइड को डिनोट करता है ये एंगल, जो दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, 60 डिग्री होंगे। अब क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे में ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल आपको कितने डिग्री का मिलेगा? ये एंगल भी आपको 60 डिग्री का ही मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। मीन्स जिस प्रकार OB OC के इक्वल है उसी प्रकार ये OB OC BC के भी इक्वल होगा। ठीक, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो OB है, ये जो OB लाइन सेगमेंट है जो रेडियस है, इसमें B से O और आगे बढ़ा दिया जाए O से A तक, ये एक स्ट्रेट लाइन जो डायमीटर के रूप में आपको दिख रही है। और इसी प्रकार मैं ये C से O और O से ये D तक आगे लाइन सेगमेंट खींचती जाऊँ तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपको कितने डिग्री का मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इसी प्रकार आपको ये एंगल 60 डिग्री मिला है तो ये एंगल भी 60 डिग्री मिलेगा और ये एंगल भी 60 डिग्री मिलेगा। तो जब ये एंगल आपको 60 डिग्री मिल रहा है तो ऐसे में आप जब यहाँ पे A से O और S से आगे लाइन सेगमेंट खींचे जो सर्कल का डायमीटर है, और F से O और S से आगे करके लाइन सेगमेंट खींचे जो कि यहाँ पे भी सर्कल का डायमीटर है, तो जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री मिलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आप जानते होंगे कि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर पर से होकर जाता है और यहाँ पे एक तरफ सेंटर पे एंगल बनाता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये जो डायमीटर है AB, ये एक तरफ ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसमें कि यहाँ पे एंगल तो ऑलरेडी 60 डिग्री बना चुका है और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री बना चुका है। तो बचा ये एंगल, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का बनाएगा? वो 60 डिग्री का ही बनाएगा। और ऐसे में ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला आपको और ये भी 60 डिग्री ही मिला। तो आपको क्या दिख रहा है कि सेंटर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ सेंटर पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सभी 60 डिग्री के हैं। ठीक है। और आपको पता होगा कि सेंटर पे चारों तरफ जो एंगल बनता है, मतलब ये जो चारों तरफ ये एंगल अगर मैं मिलाऊंगी तो 360 डिग्री होगा, जिसमें कि ये
6 सेक्टर्स के रूप में बटा हुआ है और ये 6 की 6 सेक्टर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं सिर्फ एक सेक्टर की एरिया लूँ तो ये एरिया इक्वल हो जाएगी इन सभी सेक्टर्स की एरिया के, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि एक सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे इसका रेडियस r के रूप में दिया हुआ है, मतलब रेडियस r है और यहाँ सेंटर पे मुझे एंगल पता है 60 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे में इस सेक्टर की एरिया ईजिली निकाली जा सकती है और इस सेक्टर की एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसकी एरिया को माइनस कर दूँ तो ये जो बची हुई एरिया मिलेगी यही शेडेड पोर्शन की एरिया होगी, ठीक है। तो एक सेक्टर में ये जो शेडेड पोर्शन की एरिया है ये मुझे पता चल जाएगा। उसी प्रकार क्योंकि ये सेक्टर इक्वल है इस सेक्टर के, तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन की एरिया आपको मिलेगी वो इक्वल होगी इस शेडेड पोर्शन की एरिया के और इस शेडेड पोर्शन की एरिया के। तो जब मैं इस सेक्टर से एक शेडेड पोर्शन की एरिया फाइंड आउट करूँगी, जब मैं इस सेक्टर से इस शेडेड पोर्शन की ये एरिया फाइंड आउट करूँगी तो उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये मुझे सभी जो सेक्टर में ये जो शेडेड पोर्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, ये सभी एरिया पता चल जाएगा कितना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस ये सेक्टर की एरिया लेनी है और इस सेक्टर की एरिया में मुझे माइनस करना है इस ट्रायंगल की एरिया को, ठीक है। सिंपल है, ईजिली आप कर सकते हैं। देखिए आप कर क्या लीजिए, ये सेक्टर की एरिया निकालिए और ये सेक्टर की एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर की एरिया निकालने के लिए मैंने काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करा के फॉर्मूला डिराइव करवाया हुआ है। वैसे क्योंकि यहाँ पे सभी एंगल्स यहाँ पे सेंटर पे इक्वल बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 6 इक्वल पार्ट बन रहा है सेक्टर के रूप में, तो ऐसे में मैं डायरेक्ट भी काम कर सकती हूँ। डायरेक्ट पे काम करूँगी तो भी मुझे यही मिलेगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये जो पूरे सेक्टर की एरिया होगी ये इस पूरे सर्कल की एरिया का 1/6 पार्ट होगी। एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स की एरिया इक्वल है। सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सिर्फ एक सेक्टर की एरिया लूँगी तो 1/6 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, आपको कोई फॉर्मूले का कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं फिर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 ये मिल गया मुझे इस सेक्टर की कंप्लीट एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस ट्रायंगल की एरिया, ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दूँ तो इस ट्रायंगल की एरिया आपको पता है कि क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल की एरिया मिलेगी √3/4 साइड स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, क्योंकि साइड के रूप में तो रेडियस ही दिया हुआ है ना। तो √3/4 रेडियस स्क्वायर। आप क्या कर लीजिए, रेडियस स्क्वायर को कॉमन आउट कर लीजिए और चाहें तो आप डिवाइडेड बाय 2 भी कॉमन आउट कर सकते हैं और आपको ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा π/3। यहाँ पे माइनस करना था ना, ये पूरे सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस करना था, तो यहाँ माइनस होगा r²/2 इन द ब्रैकेट π/3 माइनस √3/2, ठीक। ये तो हुआ सिर्फ एक शेडेड पोर्शन, ये जो एक शेडेड पोर्शन है इसकी एरिया, क्योंकि मुझे 3 शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है और सभी शेडेड पोर्शंस आपस में इक्वल एरिया के हैं। तो ऐसे में सीधे सीधे मुझे क्या कर लेना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 3 से। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, फाइनल आपको मिलेगा 3r²/2 इन द ब्रैकेट π/3 माइनस √3/2। यही यूनिट स्क्वायर मिलेगा क्योंकि एरिया यूनिट स्क्वायर में होगी। तो सिंपल था, इजीली निकल गया, कोई फॉर्मूला लर्न करने जैसी चीज़ है नहीं। और एग्ज़ाम टाइम पे इतना टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही
आप जान जाएंगे कि ये एंगल 60 डिग्री दिया है, तो ये जो सभी सेक्टर्स मिल रहे हैं, ये सभी सेक्टर्स इक्वल एरिया के होंगे, क्योंकि सभी सेक्टर्स सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जस्ट इसे देख के ही आप बता देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सेक्टर की एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, और क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो ऐसे में आप माइनस कर देंगे √3/4 साइड स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप ये काम करेंगे, और आपको पता है कि ये तीनों शेडेड पोर्शन की एरिया आपको इक्वल ही मिलनी है, तो आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल था, ईज़िली आपको सारी वैल्यू भी मिल गई, आपको कंसेप्ट भी सारा पता चल गया, और एग्ज़ाम टाइम में आप किस प्रकार जल्दी से वर्क कर लेते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर होता है। तो पहले कंसेप्ट आप क्लियर करिए, फिर ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे सेकेंड्स में अपनी आप वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल हो। आपको शेडेड रीजन की एरिया बतानी है कि क्या होगी, जबकि आपको यहाँ जो स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर, इसकी साइड दिया हुआ है 2r, तो इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो ये लेंथ आपको क्या मिलेगी, r मिलेगी, और ये लेंथ भी आपको r मिलेगी। और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर का साइड 2r है, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर हुआ। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर आपको स्क्वायर का साइड मिला, क्योंकि सभी स्क्वायर के साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब सभी सेमी सर्कल भी आपस में होंगे इक्वल। और आप एक बात और जान रहे हैं कि ये जब सेमी सर्कल के रेडियस आपको समझ में आ ही चुका है कि ये स्मॉल r होगा, और ऐसे में ये चारों सेमी सर्कल्स की एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सेमी सर्कल की एरिया होती है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 4 सेमी सर्कल की एरिया हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चारों सेमी सर्कल की एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर की एरिया कैसे निकलता है, वो होता है साइड स्क्वायर, साइड ऑलरेडी 2r दे के रखा है, तो आप 2r का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये स्क्वायर की एरिया भी मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप चारों सेमी सर्कल की एरिया में स्क्वायर की एरिया ऐड करेंगे, तो ये कंप्लीट जो फिगर में जितना पोर्शन है सबकी एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? सबकी एरिया निकालना आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको सेमी सर्कल का रेडियस पता है, स्क्वायर की साइड पता है। लेकिन आपको कंप्लीट एरिया तो फाइंड आउट करनी ही नहीं है, आपको तो फाइंड आउट करना है ये शेडेड पोर्शन की एरिया। तो शेडेड पोर्शन की एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं कंप्लीट एरिया में से ये जो सर्कल दिख रहा है ना, जो कि इस स्क्वायर का सर्कम सर्कल के रूप में आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो स्क्वायर के चारों वर्टिक्स है ना, ये इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में टच करते हैं। तो ये जो स्क्वायर का सर्कम सर्कल है, इसकी एरिया को मैं माइनस कर दूं कंप्लीट पोर्शन की एरिया में से, तो आपको जो बची हुई एरिया मिलेगी, वही बची हुई एरिया ये शेडेड पोर्शन की एरिया होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरे पास सभी कंप्लीट एरिया निकालने के लिए तो सेमी सर्कल का रेडियस दिया है, स्क्वायर का साइड दिया है, बट ये जो सर्कम सर्कल है, जो स्क्वायर का सर्कम सर्कल है, इसकी एरिया जो माइनस करनी है मुझे, इसका रेडियस तो दिया नहीं है, तो इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सर्कम सर्कल है, इसका अगर मैं ये डायमीटर लूँ, अगर मैं इसका डायमीटर ये लूँ BD, जो कि अपने आप में स्क्वायर ABCD का डायगोनल भी है, ये अपने आप में स्क्वायर ABCD इसका डायगोनल भी है, तो मैं इस डायगोनल का जब हाफ करूँगी तो मुझे इस सर्कम सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा, तो मैं इजीली इसकी एरिया भी निकाल लूँगी। अब बात आती है कि मुझे इस स्क्वायर की साइड 2r दे के रखी है, तो इस साइड 2r की हेल्प से मैं इसकी डायगोनल कैसे फाइंड आउट करूँ। बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि जब भी
कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें कि ये साइड इसके इक्वल हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ऐसे में इसका जो साइड अगर ए होता है, मतलब ये जो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं इक्वल साइड से, वो अगर ए होता है तो इसका जो हाइपोटेनस होता है वो होता है a√2। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इजीली निकाल भी सकते हैं। a² + a², आपको यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल मिलेगा, तो हाइपोटेनस आपको मिल जाएगा इन द रूट ऑफ a² + a², मतलब a√2। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये साइड 2r है, ये साइड 2r है, तो ऐसे में इसका जो डायगोनल होगा वो होगा 2r√2। तो 2r√2 का हाफ आपको क्या मिलेगा, इसका हाफ आपको जिसका रेडियस मिलेगा वो होगा r√2। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट हो रहा होगा कि ये जो मैंने डायगोनल लिया है, ये जो डायगोनल लिया है, जो मैं कह रही हूँ कि ये सर्कल का डायमीटर भी है, तो इसका ये हाफ, ये जो हाफ है ये रेडियस कैसे होगा। वैसे तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तो किसी को डाउट होने का मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, ये आपको क्लियर दिख ही रहा है कि ये इसका डायगोनल है, और जाहिर सी बात है कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो लेंथ आपको मिलता है, ये आपको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलता है दोनों डायगोनल का, ये होता है इस सर्कल का सेंटर, और इस सर्कल के सेंटर पर से मैं इसके सर्कमफ्रेंस में जो लाइन सेगमेंट खींचूंगी यही इसका रेडियस होगा, जो कि जाहिर सी बात है इस डायगोनल का हाफ ही होगा। कुछ नहीं आसमान, तो हमको नहीं लगता है कोई डाउट होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, जब डायगोनल तो आपको फाइनल हो ही चुका है कि 2r√2 है, और इसका ये जो रेडियस है ये भी पता चल चुका है कि आपको मिलेगा r√2। तो ऐसे में आप इसकी एरिया भी इजीली निकाल पाएंगे। ठीक, अब ओवरऑल हम सबकी एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं ये जो 4 सेमी सर्कल्स हैं, ये जो 4 सेमी सर्कल्स हैं उसकी एरिया ले लेती हूँ और उनमें स्क्वायर की एरिया ऐड कर देती हूँ। तो ये जो 4 सेमी सर्कल्स हैं इसकी एरिया आपको क्या मिल रही है, ये 4 सेमी सर्कल्स की एरिया आपको मिल जा रही है 2, लिख लेते हैं, एक मिनट बस मैं लिख लेती हूँ इसकी एरिया 2πr², क्योंकि हाफ सेमी सर्कल की एरिया 1/2πr², तो 4 सेमी सर्कल की एरिया 2πr²। इसमें मुझे ऐड करना है इस स्क्वायर की एरिया। तो स्क्वायर की एरिया, ये जो स्क्वायर है इसकी एरिया आपको क्या मिल जाएगी, इसकी एरिया आपको मिल जाएगी साइड स्क्वायर, मतलब साइड 2r दिया है तो 2r का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये कंप्लीट पोर्शन की एरिया हुई, तो इसमें मुझे माइनस करना है ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसकी एरिया को आपको करना है माइनस। तो इसकी एरिया माइनस करेंगे तो इसकी एरिया कैसे फाइंड आउट होगी, इसकी एरिया आपको मिल जाएगी इसके रेडियस की हेल्प से, जो कि r√2 है। तो ये सर्कल की एरिया आपको क्या मिल गई, सर्कल की एरिया मिल गई आपको पाई, r² होता है रूल, तो हो जाएगा पाई r√2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 2πr² प्लस 4r² माइनस 2πr²। इसका हो जाएगा 2πr², ये भी 2πr², क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये है निगेटिव, तो इससे ये कट जाएगा। फाइनल आपको क्या मिलेगा, फाइनल आपको मिलेगा 4r², जो कि सिर्फ ये स्क्वायर की एरिया हुई। मीन्स आपको
ये जो शेडेड पोर्शन की एरिया मिली है ना, ये सिर्फ इस स्क्वायर की एरिया के इक्वल है। मतलब ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट एरिया इस शेडेड पोर्शन की एरिया हुई है। क्लियर है? आई होप सब क्लियर है। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इस वजह से यहाँ टाइम लगा है। बट आपको जब सब पॉइंट क्लियर समझ में आ चुका रहेगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बहुत ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पिछले जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या कहीं भी आप इस टाइप के फिगर भी देख रहे हो तो खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो आप ईजिली उसको डील कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो सब क्लियर समझ में आया है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगता है या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।